अब सबसे पहली बात, शुरू कैसे करें। कभी भी आपके पहले दिन ऑफ प्रिपरेशन से हमें आंसर राइटिंग शुरू नहीं करनी है। जो आपका फाइनल स्कोर बनेगा वो बनेगा 4 जीएस के पेपर्स, 2 ऑप्शनल के पेपर्स और आपका एक ऐसे का पेपर। इनका टोटल सम आपका फाइनल मेंस का स्कोर बनता है। कई बार हमें लगता है कि अब हम राइटिंग शुरू मतलब हमने प्रिपरेशन शुरू कर दिया है तो आंसर राइटिंग भी साथ में कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो हमें करना आवश्यक है, जिसके पहले हम आंसर लिखेंगे। एक चीज़ होगी सिलेबस को जानना, दूसरी चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पढ़ना। Hi everyone, my name is Srishti Deshmukh Gowda and I am an IAS officer of 2019 batch. We face a lot of difficulties because we see resources, what books to read, we also see what magazines to refer to, the newspapers to refer to. But answer writing is a part where we are unsure how to start. The beginner's mental block is very much there in answer writing. Now, how to deal with that? A lot of aspirants also in the course of the past 2 or 3 years have asked me questions and queries regarding that. So I will try to share with you whatever I have learned in the coming time. So to start, why is answer writing important? As I told you that the final rank of yours will be decided by your main score, and mains is all about what you write in those 9 papers. So we are supposed to give 9 papers, 4 GS papers, 2 papers from the optional, 1 essay paper and 2 language papers. कई बार हमें लगता है कि अब हम राइटिंग शुरू मतलब हमने प्रिपरेशन शुरू कर दिया है तो आंसर राइटिंग भी साथ में शुरू कर दें। ऐसा नहीं कर सकते हैं। कुछ जो आपका फाइनल स्कोर बनेगा वो बनेगा 4 जीएस के पेपर्स, 2 ऑप्शनल के पेपर्स और आपका एक ऐसे का पेपर। इनका टोटल सम आपका फाइनल मेंस का स्कोर बनता है। अब सबसे पहली बात, शुरू कैसे करें। कभी भी आपके पहले दिन ऑफ प्रिपरेशन से हमें आंसर राइटिंग शुरू नहीं करनी है। कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो हमें करना आवश्यक है, जिसके पहले हम आंसर लिखेंगे। पहली चीज़ है नो द सिलेबस। यू शुड नो व्हाट द सिलेबस इज एग्जैक्टली। उसका एक प्रिंट निकाल करके अपने पास रख लीजिए और उसका थरो एनालिसिस करिए, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। GS 1, 2, 3, 4 एक बहुत ही क्रिस्प फॉर्मेट में, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स में सारे सिलेबस यूपीएससी द्वारा दिए गए हैं। उसको अच्छे से पढ़िए और कोशिश करिए उसको लर्न कर लें, ताकि आपके टॉप ऑफ द हेड में रहे कि जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, कौन से टॉपिक्स हैं जो पूछे जाएंगे। एक चीज़ होगी सिलेबस को जानना, दूसरी चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पढ़ना कि एग्जैक्टली यूपीएससी अपने पेपर्स में क्या पूछता है, व्हाट इज इट दैट विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम। एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉपर्ली यू शुड बी रीडिंग द प्रीवियस ईयर पेपर्स एवरी डे एटलीस्ट अबाउट हाफ एन आवर। और आप पिछले 5 साल के यूपीएससी मेंस के पेपर्स को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। When you read each and every question, you will know कि उस टॉपिक में से कैसे हर साल अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक एक ही रहता है बट पूछने का तरीका और करंट अफेयर से उसको रिलेट करके एक नया क्वेश्चन यूपीएससी हमारे सामने रखता है। तो ये हो गई सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें आंसर राइटिंग करने के पहले ज़रूर करनी चाहिए। और थर्ड थिंग है बिल्डिंग योर नॉलेज बेस। इसका मतलब किसी भी टॉपिक को पहले अच्छे से पढ़ें, उसको जानें। एटलीस्ट हमें फाउंडेशन एनसीईआरटीज़ तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। Without reading the foundation NCERTs, please do not jump into answer writing. Along with NCERTs, you can also refer to the standard books. हर सब्जेक्ट की अपनी एक स्टैंडर्ड बुक होती है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। जब आपने ये तीनों चीज़ें कर ली हों या आप तीनों चीज़ें साथ में कर रहे हों, उसके बाद ही प्लीज़ देन ओनली अटेम्प्ट राइटिंग एन आंसर। सो दिस वॉज द प्री रिक्विजिट। नेक्स्ट नाउ इसी प्रकार मैंने अपनी किताब में भी इसके बाद चारों GS पेपर्स को किस तरह से अप्रोच करना है प्रेपरेशन में वो बताया है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक द बेटर योर प्रेपरेशन फॉर जनरल स्टडीज विल बी, the more organized your notes of the preparation will be, the better your answers will be. This is because the better you are studying and consolidating all your notes, जितना अच्छे तरीके से आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको एक साथ लिखते जा रहे हैं, उतना ही बेहतर तरीके से नॉलेज एक साथ कंसोलिडेट होता जाएगा और आप उसके आंसर सही तरीके से लिख पाएंगे। Let's take up the general studies paper 1. Paper 1 is about history, geography, some topics of society. Now all of this is mostly on the static side of the syllabus. Static means जो facts होते हैं, definitions होती हैं या जो historical चीज़ें होती हैं, geographical जो इतनी ज़्यादा बदलती नहीं हैं। तो static portion थोड़ा हमारा जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में ज़्यादा रहता है। उसमें इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के बारे में भी पढ़ना है एंड अदर थिंग्स। सो आई हैव एक्सप्लेन कि कैसे हम कुछ 2-4 टॉपिक्स ऐसे होते हैं हमेशा जो हर साल आपको उस पेपर में ज़रूर मिलेंगे। जैसे कि एक है थीम रोल ऑफ गांधी जी। Role of Gandhi ji is such an important part in Indian national movement that almost every year you will find one question from that part of the syllabus. तो हमें ऐसे कुछ टॉपिक्स थीम्स आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए जिसमें हर साल सवाल आते हों।
उनके अगर हम अच्छे से फ्रेमवर्क्स रेडी कर लेते हैं, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स सारे ले लेते हैं, उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स को हम अच्छे से एक जगह पे नोट कर लेते हैं, तो वो वाला हमारा आंसर बहुत अच्छे से हम कर पाएंगे। दिस इज़ बिकॉज यू वुड बी प्रिपेयरिंग अ फ्रेमवर्क अहेड ऑफ द एग्जाम। तो हर जीएस पेपर में से ऐसे कुछ थीम्स को निकाल लीजिए। जीएस पेपर 1 में रीजनलिज्म एक और ऐसा थीम है जो हर बार पूछा जाता है। ग्लोबलाइजेशन ऐसा थीम है जो हर बार पूछा जाने वाला है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको न्यूज़पेपर में कुछ भी मिलता है तो उसको आप ज़रूर अपने पास नोट कर लें और स्टैटिक के नोट्स के साथ उस करंट फैक्ट को मिक्स करके फिर जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो वो एक कंप्लीट और एक रेलेवेंट आंसर निकल के आएगा। इन जनरल स्टडीज़ पेपर 2 बहुत सारे ऐसे थीम्स हैं जो बार बार आपको देखने को मिलेंगे। वन ऑफ देम इज़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़, how the role of women is there important, how the local people get a power in determining their own government. This theme is asked every year. So why not study the 73rd and 74th constitutional amendment and look at all its clauses? ऐसे टॉपिक्स को हमें डिटेल में जाकर के पहले ही प्रिपेयर कर लेना अच्छा होगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार 15 मार्कर्स में आपसे पूछा जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में कैसे महिलाएं, स्पेशली वुमेन बेस्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, आर हेल्पिंग चेंज द लाइव्स ऑफ पुअर वुमेन, how it is helping in eradicating poverty and hunger. These are the themes, this is a theme which is asked every year. A major part of the GS paper 2 is international relations. If you look at the current affairs of right now, we had the Russia-Ukraine thing going on. Now this thing is one of the most important for the mains examination this year. Trying to find out what was the historical relations of both the countries. How are other countries aligning with them? What are the actions they are taking? How do you compare it with the international policy of the international organizations like the United Nations, etc.? Second thing, our Prime Minister recently attended the G7 summit. How is the G7 summit important? What are the different stakeholders who are a part of that summit? And how will it impact the international world-based order? ये सब चीज़ें हैं जो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखनी चाहिए। हम ये बात सोचते हैं कि हम बुक्स तो पढ़ रहे हैं, बट हम कैसे करंट अफेयर्स को उसके साथ जोड़ें ताकि हमारा जो आंसर निकल के आए वो एकदम कंटेम्प्रेरी हो और एकदम रेलेवेंट हो। आफ्टर GS2, let's move on to GS3. The paper GS3 is about technology, it is about agriculture, and it is about a lot of small topics. One interesting thing about GS3 आप देखेंगे, जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है सिलेबस की, ऑफ्टन हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो उसी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को कई बार बिल्कुल ऐसा लगता है कि कॉपी है, बिल्कुल सीरीज इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट। सो GS पेपर 3 भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा करंट से रिलेटेड रहता है। जितना अच्छे तरीके से आप उन टॉपिक्स को मास्टर करेंगे जो बार बार थीम्स पूछी जाती हैं और उनसे कनेक्टेड करंट अफेयर्स को अपने साथ इंटीग्रेट करेंगे, उतने अच्छे आंसर्स हम लिख पाएंगे। एंड नेक्स्ट इज GS4, दैट इज द एथिक्स पेपर। एथिक्स पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला जो पार्ट होता है पार्ट ए, उसमें एथिक्स में कुछ कोटेशंस दिए जाते हैं, उनका आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन हमसे पूछा जाता है, या कुछ की टर्म्स दिए जाते हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है। ऑल दीज की टर्म्स आर देयर इन द सिलेबस, and for preparing that you can take up each key term, Google it, or take some notes available and find out what they exactly mean. Note down the examples which are there. Examples become very important in GS paper 4 because कोई भी ethical theory केवल theory के रूप में ही नहीं देखनी है, practically कैसे हम उसका देख पा रहे हैं, implementation, that becomes very important. तो ethics में examples ढूंढना भी बहुत important हो जाता है। The second part of the ethics paper is the case studies. Now, case studies is such in which आपको कोई एक केस दिया जाएगा, you might be given a role कि आप एक डॉक्टर हैं या आप एक IAS ऑफिसर हैं या आप पुलिस ऑफिसर हैं और आपको एक सिचुएशन बताई जाती है कि आप उस सिचुएशन में क्या करते हैं। इसमें हमें ना सिर्फ रोल एनालिसिस करना है, पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम कौन से एथिकल प्रिंसिपल्स को पकड़ के चलेंगे। ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जो हम चूज़ करेंगे, हम उसमें 2-3 ऑप्शंस डेवलप करते हैं कि ये क्यों करना चाहिए या फिर ये क्यों नहीं करना चाहिए। दिस वाज अबाउट द प्रेपरेशन ऑफ GS पेपर। कि ऑप्शनल का भी सिलेक्शन डे 1 से नहीं करना चाहिए। पहले आप GS को पढ़ लें, आप थोड़ा सा NCERTs पढ़ लें, फाउंडेशन पता कर लें, देखें कि आपको कौन सी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है। या तो आप वो सब्जेक्ट ले सकते हैं जो ग्रेजुएशन में लिया है, और अगर वो UPSC के लिस्ट में ना हो तो फिर अगर आप कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं तो एटलीस्ट हम बेसिक फाउंडेशन मटेरियल तो आप ज़रूर पढ़ें, उसके बाद ही वो सब्जेक्ट चूज़ करें जो आपको लगता है कि उसमें आपका बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि एटलीस्ट मास्टर्स लेवल का जो सिलेबस है वो तो आपको ऑप्शनल में UPSC के लिए कवर करना पड़ता है। इन द मेन्स, अपार्ट फ्रॉम ऑप्शनल्स, द लास्ट थिंग विच इज देयर इज द कंपल्सरी पेपर्स ऑफ लैंग्वेज। One paper is English and the other is the regional language which you can choose. So I had chosen Hindi as my regional language and English as it is there. इस पेपर के लिए बहुत ज़्यादा आपको अलग से कुछ किताब वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। What you can do is आप पिछले 5-6 साल के पेपर्स को सॉल्व करके देख सकते हैं।
पर सॉल्व ज़रूर करिए। पेपर्स को देखिए, क्वेश्चंस को पढ़िए। कई बार जैसे हिंदी हम स्कूल के बाद लिखना छोड़ चुके होते हैं, या फिर इंग्लिश को हम इतना ज़्यादा उसको अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। तो अगर आपका माध्यम हिंदी है और इंग्लिश का पेपर अटैम्प्ट करना पड़े, तो आप पिछले 5-6 साल के जो क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर देखिए और लिख करके भी देखिए, ताकि आपको एक फ्लो आ जाए और एग्जाम के दिन पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो। आफ्टर दी कंपल्सरी लैंग्वेज पेपर्स, आई थिंक दैट इज़ ऑल। यूपीएससी मेंस में यही सारी चीज़ें होती हैं, 4 जीएस के पेपर्स, ऑप्शनल पेपर्स, ऐसे और कंपल्सरी लैंग्वेज। कुछ छोटे छोटे डाउट्स होते हैं जो कई बार हमारे मन में आते हैं, कौन सा पेन यूज़ करना है। तो पेन तो वही यूज़ करो जो आपको तेज़ी से लिखने में मदद करे। द पेन विच यू यूज़ फॉर प्रैक्टिस एट योर होम, यूज़ द सेम पेन फॉर राइटिंग इन द एग्जामिनेशन, एंड दैट कैन बी एनीथिंग विच you feel is the best. So thank you so much, and I wish you all the very best.